साधना एक नंबर की कामचोर औरत थी। उसे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। यही हाल उसका अपने मायके में था और यही हाल ससुराल में भी था। उसके ससुराल वाले बहुत ही सीधे थे, जिसका वह हमेशा बहुत फायदा उठाया करती थी। एक दिन सरोज अपनी बेटी पारुल के कमरे में जाती है और देखती है कि वह पढ़ाई कर रही है। तभी वह उससे बोलती है। बेटी, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई क्या अभी भी बाकी है? माँ, आप ये चीजें फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आज फिर आपकी बहू रानी अब तक उठी नहीं है क्या? तू हमेशा मेरी बहू के पीछे क्यों पड़ी रहती है? तू जानती है ना कि वो प्रेग्नेंट है, उसे थोड़ा आराम करना जरूरी है। आराम करने के अलावा उन्हें आता ही क्या है? पूरा दिन तो बस आराम ही करती रहती है। आप मानिए ना मानिए, लेकिन भाभी एक नंबर की कामचोर हैं। मैं यहाँ सुबह सुबह तुझसे बहस करने नहीं आई हूँ, बल्कि ये कहने आई हूँ कि मेरे लिए कप चाय बना दे। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मैं तो बना ही दूंगी आपके लिए चाय। मैं सुबह पढ़ाई करने के लिए जल्दी उठती हूँ, ना कि घर के काम करने के लिए, क्योंकि मेरे एग्जाम आने वाले हैं। प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। रहने दे, इतने ताने सुनने के बाद वो चाय मेरे गले से नहीं उतरेगी। मैं खुद ही बना लूंगी। माँ, आप तो तुरंत ही मुझ पे गुस्सा होने लग जाती हैं, लेकिन आपको भाभी की हरकतें नहीं दिखाई देती हैं क्या? वो अभी गर्भवती होने का बहाना करके घर का किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती है। पूरी दुनिया में क्या वो अकेली औरत है जो गर्भवती हुई है? हमेशा उनकी वजह से आप मुझे ही बोलती रहती हैं और मुझसे ही बहस करती हैं। पारुल इतना कहकर गुस्से में अपने कमरे से बाहर चली जाती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। तभी उसकी भाभी साधना वहां आती है और बोलती है। पारुल, एक कप चाय मेरे लिए भी बना दो, लेकिन थोड़ा अदरक तेज रखना। बिल्कुल भाभी, मैं काम करने के लिए इस घर की नौकरानी तो हूँ ही। एक कप चाय क्यों नहीं दे सकती आपको बनाकर मैं? क्या बात है पारुल, तुम इतना चिढ़कर क्यों बोल रही हो? वैसे 2 कप बना दो तो और अच्छा होगा। आज मेरा कुछ तीखा खाने का भी मन कर रहा है, तो कुछ चटपटा भी बना दो। भाभी, शायद ना आप भूल रही हैं कि मैं आपकी ननद हूँ, ना कि आपके दहेज में आई हुई कोई नौकरानी। आपको जो भी खाने पीने का मन है वो आप खुद बना लीजिए और खा लीजिए। मैं पूरे दिन रसोई में खड़े होकर आपके लिए सब बना नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। पारुल, तुम ये मुझसे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं गर्भवती हूँ। ज्यादा देर खड़े होने पर मेरी कमर में दर्द होने लगता है। मुझे काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए बोल दिया। लेकिन तुम तो ऐसे चिढ़ रही हो जैसे पता नहीं क्या कह दिया हो मैंने। आप भी ऐसे बोल रही हैं जैसे गर्भवती होने से पहले घर का सारा काम तो आप ही करती थी, या घर का सारा भार तो आप ही उठा रही थी ना। यहाँ तो आप पूरे पूरे दिन घर का काम नहीं करना चाहती हो, इसलिए तो ये गर्भवती होने का बहाना बना रही हो। ना ही आप गर्भवती होने से पहले काम करती थी और ना ही गर्भवती होने के बाद काम कर रही हैं। आप तो पूरी की पूरी कामचोर है, कामचोर। तुमने मुझे कामचोर बोला, मैं तुम्हें कामचोर दिखाई देती हूँ? ठीक है, आज के बाद मैं ही घर के सारे काम करूँगी। फिर मेरे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। अरे बहू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो। वैसे भी ना जाने कितने सालों बाद तो तुम प्रेग्नेंट हुई हो। माँ जी, मैं क्या करूँ? जब मैं काम नहीं करती हूँ तो ननंद जी मुझे बोलती हैं कि भाभी आप बहुत कामचोर हो रही हो, और जब काम करती हूँ तब आप मना कर देती हो। मुझे ननंद जी के रोज रोज की यही ताने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके ताने सुनने से अच्छा है कि मैं काम ही कर लूँ। बहू, वो तो बस बोलती रहती है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन वो कुछ हद तक तो सही बोल रही है। अगर तो पूरे दिन अपने कमरे में बिस्तर पर ही पड़ी रहेगी तो डिलीवरी के टाइम तुझे बहुत परेशानी होगी। मैं तुझे काम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन समय से उठकर एक्सरसाइज और योगा करना ये सब तेरे लिए जरूरी है। बस करिए माँ जी, मुझे पता चल गया कि आप भी क्या कहना चाहती हैं। आप भी ननंद जी की तरह यही चाहती है कि मैं काम करूँ, तो ठीक है, मैं काम ही करूँगी। बहू, मेरी बातों का मतलब गलत निकाल रही है। एक्सरसाइज करना, योगा करना काम थोड़ी ना होता है। वो तो मैं तेरी सेहत के लिए बोल रही हूँ। माँ जी, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है मुझे अच्छी तरीके से पता है। साधना इतना कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसका ऐसा बर्ताव देखकर पारुल और सरोज भी उससे बोलना छोड़ देते हैं। सरोज सारा काम खुद ही कर लिया करती थी और अपनी माँ को अकेले काम करता देख देख कर पारुल का खून जला करता था।
लेकिन घर में कलेश ना हो इसके चलते वह अपनी माँ और भाभी को कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अपनी माँ के साथ काम में खूब हाथ बटाया करती थी। दिन बीतते जाते हैं, पर दिन दिन करके साधना का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन साधना के पेट में जोर का दर्द होता है और वह दर्द से करहाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसका पति राजेश बहुत डर जाता है और उससे बोलता है। क्या हुआ साधना, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? राजेश जी, जल्दी से माँ जी को और ननन जी को बुला लीजिए। मुझे लगता है कि मेरी डिलीवरी का टाइम हो गया है। मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलिए। तुम चिंता मत करो, मैं भी माँ को बुला कर लाता हूँ। तुम हिम्मत रखो। माँ, जल्दी दरवाजा खोलिए। माँ, साधना को बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी दरवाजा खोलिए ना माँ। क्या हुआ बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? सब ठीक तो है? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। साधना को बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, बहुत रो रही है। अरे, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। उसको जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। चलिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं चलती हूँ उसके पास। जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरोज पारुल को जगाकर साधना के कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद सभी उसे लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साधना का चेकअप करते हैं और सरोज से बोलते हैं। बच्चे का वेट बहुत ज्यादा है और माँ की नॉर्मल डिलीवरी हो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था कि आखिर इनका वेट इतना बढ़ कैसे गया। डॉक्टर साहब, ये सब ना इन्हीं की वजह से हुआ है। ये घर का कोई काम नहीं करती थी और ना ही कोई एक्सरसाइज या योगा करती थी। इसी कारण का ये हाल हुआ है। हमें सर्जरी के द्वारा बच्चे को बाहर लाना होगा, वरना बच्चे की जान भी जा सकती है। अब जल्दी बताइए क्या करना है। डॉक्टर, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करिए। हमें बस बच्चा और माँ दोनों सही सलामत चाहिए। और सर्जरी द्वारा साधना और उसके बच्चे की जान को बचा लिया जाता है और आखिर में साधना के साथ वही होता है जिस चीज का पूरे परिवार को डर था। साधना की डिलीवरी नॉर्मल नहीं बल्कि सर्जरी द्वारा हो जाती है। अब साधना को होश आता है और उसका परिवार उससे मिलने के लिए जाता है। बच्चे को देखकर साधना खुश हो जाती है, लेकिन अपनी सर्जरी की बात सुनकर वह बहुत दुखी होती है और अपनी ननंद और सास से बोलती है। माँ जी, ये सब क्या हो गया? मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती थी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो फिर आप लोगों ने सर्जरी के लिए क्यों हाँ बोल दिया? अगर हम लोग सर्जरी के लिए हाँ नहीं बोलते तो आप अभी जिंदा नहीं होती और ना ही आपका बच्चा। डॉक्टर ने तो साफ साफ बोल दिया था, नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करी तो बच्चा और माँ दोनों की जान को खतरा है। आप दोनों की जान बचाने के लिए हमें ये फैसला लेना पड़ा है। बहू, तुझे तेरी ननंद ने कितना समझाया था कि भाभी काम चोरी मत करो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो, काम किया करो, लेकिन तूने किसी की नहीं सुनी, जिसके कारण आज तेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। तुझे बहुत आराम करने का शौक था, अब कर पूरे 2 महीने आराम। अपनी सास की बात सुनकर साधना को अपनी लापरवाही और काम चोरी पर बहुत पछतावा होता है और वह अपने परिवार से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। साथ ही फिर कभी काम चोरी ना करने का वादा करती है। रामू के पड़ोस में रहने वाला धनी सेठ था तो पहले उसी की तरह गरीब, लेकिन एकदम से उसने अपने झोपड़े को महल बना लिया था। ये कई सालों पहले की बात थी। अब तो धनी सेठ न सिर्फ नाम से ही बल्कि अपने काम से भी अमीर हो चुका था, क्योंकि धनी सेठ के पास इतना पैसा था कि वो अपने पैसे ब्याज पर भी लगाया करता था। एक रोज रामू अपने आंगन में बैठा अपने हाथ वाला पंखा कर रहा होता है। तभी रामू की बीवी जो चूल्हे पर रोटी बना रही थी, वो अपने पति से कहती है, जी हम गरीबों की किस्मत भी कैसी है ना, कितना मेहनत करना पड़ता है हम गरीबों को। अच्छा, तो तुम धनिये का घर देखकर ऐसा बोल रही हो ना? उसकी मोटर वाली टंकी में पानी भर गया होगा, इसलिए वो गिर रहा है। अब तुम मुझे ताने दोगी क्योंकि उसकी मोटर की टंकी है और हमारे पास हैंड पंप।
मेरे हाथों को देखो, छाले पड़ गए हैं बचपन से हैंडपंप चलाते चलाते। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, सोचती थी कि कोई राजकुमार आएगा, लेकिन राजकुमार का तो पता नहीं, गरीबी और आ गई जिंदगी में। जैसे मैं तो सोने की थाल में पैदा हुआ था, मुझे भी हल चलाना पड़ता है भाई, कस्सी चलानी पड़ती है। ये देखो मेरे हाथों में छाले निकल जाते हैं। जिसे तुम धनिया कह रहे हो, पहले वो भी हल बैल भैंस सब चलाता था, लेकिन अब तो वो तुम्हें पहचानता भी नहीं है। चंपा खाना बनाते हुए अपने पति से कहती है, सुनो, तुम जाओ ना, बोलो अपने धनिया को एक बोतल ठंडा पानी दे दे, मेरा गला सूख रहा है। ना, मैं नहीं जाता उस चोर के घर, मुझे मत कहा करो ये सब काम। खाना बनाने के बाद चंपा खुद ही धनी सेठ के घर जाती है और दरवाजे से ही आवाज लगाती है, जी सुषमा दीदी, एक बोतल पानी का मिलेगा क्या? वो क्या है ना, चूल्हे पर खाना बनाकर आई हूँ तो बहुत गर्मी लग रही है और प्यास भी। रुक, यही रहियो, धनिया घर पर ही है, मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए ठंडा पानी। अब जब तक सुषमा पानी लाने जाती है तब तक धनी सेठ वहाँ आ जाता है और उसे देखकर चंपा भाग जाती है। तभी सुषमा वहाँ पानी लेकर आती है और ये देखकर धनी सेठ कहता है, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है, इन भूखे नंगों को खाना पीना मत दिया करो। ये सब मेरी मेहनत का है, ना कि उस गरीब की मेहनत का। उन्हें क्या पता कि मेहनत क्या होती है, अमीरी किस चिड़िया के नाम है वो क्या जाने। ये सुनने के बाद सुषमा भी पानी की बोतल लेकर अंदर जाते हुए मन ही मन सोचती है, मेहनत से तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सच में इनकी मेहनत की ही कमाई हो। अब गर्मी का मारा रामू बेचारा पास में ही हो रही शादी के टेंट से एक फराटे वाला पंखा लेकर आता है, जो आवाज तो बहुत करता है लेकिन गर्मी की कमी का एहसास दिलाता है और चंपा को थोड़ी राहत भी पहुंचती है। लेकिन अब देर रात रामू को नींद नहीं आती। वो अपनी छत पर जाता है और जैसे ही अंगड़ाई लेता है वो सामने धनिया के बालकनी में एसी लगा हुआ देखता है। ये देखकर रामू खुद से कहता है, क्या किस्मत है ऊपर वाले, मेरे साथ पला बड़ा मेरा चड्डी बड्डी दोस्त आज महलों का राजा बना हुआ है और मैं यहाँ पर झोपड़ी का भिखारी। उसके पास एसी, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन और मेरे पास क्या। कुछ देर बाद अब जैसे ही रामू उठता है वैसे ही रामू की पत्नी चंपा अपने पति के लिए गर्म चाय लाती है और जैसे ही चटाई पर बैठा रामू अपनी दोस्त के घर की तरफ मुंह किए चाय पी रहा था, तभी वो देखता है कि उसके दोस्त धनिया के लिए उसकी पत्नी कई रंग का जूस लेकर आई है, वो भी ट्रे में। साथ ही उस ट्रे में फल भी थे। ये देखकर रामू अपनी चाय को देखता है और कहता है, सुबह सुबह ये गर्मी, ऊपर से ये गरीबी का रोना, और कब मिलेगा मुझे चैन से सोना। सोना मिले न मिले, गोल्ड मिल जाए बस। अब रामू नीचे आता है तो वो धनिया यानी धनी सेठ की आवाज सुन लेता है, अरे भाग्यवान कहाँ हो, जरा मोटर चला दो, पौधों में पानी देकर मुझे भी ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। अरे चंपा कहाँ चली गई? अरे मैं नहा रहा हूँ, तू हैंडपंप चला दे कम से कम। इतनी गर्मी में थोड़ा ठंडे पानी से नहाऊंगा तो दिमाग भी ठंडा रहेगा। अब इतना सुनकर गर्मी में खाना बना रही चंपा रामू को ग्लास फेंक कर मारती है और अपनी बीवी से मार खाने के बाद रामू खुद हैंडपंप चलाता हुआ खुद से कहता है, वे गरीबों की तो बीवियां भी इज्जत नहीं देती, साला किस्मत कहाँ साथ देगी। चल रामू अब खुद से पानी बाल्टी में डाल और नहा ले। अब रामू खुद से बाल्टी में पानी भर भर कर नहाता है और तो और अब रामू अपने काम के लिए निकलता है और पैदल ही कई किलोमीटर का सफर तय करता है। और आज भी तेज गर्मी की धूप में रामू को अपना सफर तय करके काम पर जाना था। लेकिन कुछ दूरी पर ही रामू चला था कि तभी वो देखता है कि एक 4 चक्के की लंबी सी कार उसके पास आकर रुकी है। अब कौन ये अमीर ज्यादा है जो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा जाता है? अब रामू देखता है कि कार के काले शीशे हटने के बाद धनी सेठ रामू से बोल रहा है, आजा रामू बैठ जा, नुक्कड़ पर जाना है ना तुझे, वहाँ तक छोड़ देता हूँ। अरे जी मैं चला जाऊंगा, आप दिक्कत मत करो। आपको प्रॉब्लम में देखकर मेरे आंसू निकल आते हैं। अरे रामू ऐसी कोई बात नहीं है, आजा बैठ जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा था। अब रामू धनी सेठ की कार में जैसे ही बैठता है वैसे ही कार चलने के बाद धनी सेठ रामू को सुनाते हुए कहता है,
सोचा आज गरीबों का भला कर दूं। एक तो गर्मी है, ऊपर से तू दिख गया तो सोचा बिठा ही लेता हूँ, इसलिए बिठा लिया। तू ज्यादा सोचा मत कर। ये सुनकर रामू को बुरा तो लगता है, लेकिन कार में बैठने के बाद ठंडी ठंडी हवा और राहत देखकर रामू अपने मन ही मन सोचता है। ऐसा लग रहा है कि जन्नत की सैर कर रहा हूँ। ये कार भी क्या चीज है। बे भगवान, कुछ भी कर, अमीर बना दे बस। अब रामू ये सोच ही रहा था कि धनी सेठ रामू को कहता है, आ गया नुक्कर, अब देख क्या रहा है, चल उतर, हट उठ। अब रामू कार से उतर जाता है और कुछ दूर चलकर अपने काम पर चला जाता है। लेकिन फिर से रामू का वही हाल हो जाता है, जिस वजह से रामू खुद से कहता है, वाह ऊपर वाले तेरी माया, फिर मेरा वही हाल कर दिखाया। अरे जब अमीरी देनी ही नहीं थी तो दिखाई ही क्यों। अब देर शाम रामू अपने काम पर से आता है तो अपने दरवाजे पर खाट लगाकर ताड़ी पी रहा होता है। तभी उसकी नजर उसके दोस्त धनिया पर जाती है, जो कि अपने गार्डन में टेबल लगाता है और उसका नौकर महंगी दारू की बोतल और बर्फ की ट्रे रखकर उसके सामने से चला जाता है, जिसे ठंडा कर अब धनिया पी रहा था। लेकिन इधर रामू खोलती हुई ताड़ी पी रहा था। अब रामू ये देखकर खुद से कहता है, तू अपन गरीब लोगन की शान है। जो मजा तुझे पीने में आता है वो कहाँ स्कॉच पीने में आता होगा। धनिया, तू क्या है मेरे आगे। धनिया मुर्दाबाद, चल। रामू अपने दरवाजे पर ताड़ी पीते हुए शोर मचाने लगता है। तभी चंपा आती है और रामू को घर में लेकर जाती है। अब अगली सुबह रामू उठकर शाम के जलवान के लिए लकड़ी काट रहा होता है। तभी वो देखता है कि धनिया छाता लगाकर खेतों में मजदूरों से काम करवा रहा है और ये देखकर रामू अपनी पत्नी से कहता है, देखो देखो धनिया को देखो। जब हम बच्चे थे ना तो धूप में खेलते थे। काला कलूटा हो गया था धूप में खेल के तुम्हारा धनिया। लेकिन अब देखो, पैसा आने के बाद इसकी फितरत बदल गई, रंग बदल गया, चाल बदल गई, ढाल बदल गई। अरे इतनी जल्दी तो सरकार भी नहीं बदलती। अरे सरकार छोड़ो, मैं कच्चा नहीं बदल पाता इतनी जल्दी। मोदी जी थोड़ी हमार भी सुन लो। वैसे आपने कभी बताया नहीं कि आपका धनिया इतना अमीर कैसे हुआ जो इसने कार घर सब ले लिया। अरे सब कुदरत का करिश्मा है चंपा। बड़ी ही लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा। कैसे ये हरामी धनिया जो आज खुद को धनी सेठ कहलवाता है ना, ये कैसे बना, क्या किया इसने। अभी तो अपनी गरीबी की जिंदगी ही खुशी खुशी बिता लेते हैं हम। सरला ने अपनी बेटी की शादी गांव की लड़की से की थी और सरला की बहू शादी के बाद अपनी बहू को अपने साथ शहर ले आई थी। अब शादी के अगले ही दिन सरला अपनी बहू से कहती है, बहू तू खाना पीना तो बना लेती है ना गैस पर। तो मेरी सहेली महिमा ने ठीक ही कहा था कि मेरी सास मुझे गांव की गवार ही समझेगी, लेकिन मुझे भी दिखाना है कि गांव की लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। बहू क्या हुआ, क्या सोचने लग गई। तुझे गैस पर खाना बनाना तो आता है ना। हाँ माँ जी, मुझे तो सब आता है। बताइए खाने में क्या बनाना है। आलू के पराठे और चटनी बना ले। अब सरला इतना कहकर हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है और करीब 1 घंटे के बाद ही सरला अपनी बहू को आवाज लगाकर कहती है, बहू अब तक तेरे आलू के पराठे नहीं बने। मुझे तो अब तक एक एक करके कुकर की सीटी भी नहीं सुनाई दी। बहू अब तक तो तूने कुछ भी नहीं किया है। क्या कर रही थी और इस कुकर को तूने सिलेंडर पर क्यों चढ़ा रखा है। माँ जी आलू उबालने के लिए चढ़ा रखे हैं, लेकिन ये लाइटर चल ही नहीं रहा है और मैंने माचिस भी बहुत ढूंढी, वो भी नहीं मिली। हे राम, हे प्रभु। बहू ये तू क्या कर रही है। अगर गलती से भी माचिस मिल गई होती ना तुझे तो तू आज मेरे घर को मेरी समाधि ही बना देती और खुद भी मरती। माँ जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे लगता है गैस ही खत्म है। ये सिलेंडर है, इसमें गैस होती है और ये चूल्हा है और इसे ऐसे जलाते हैं। माँ जी वो क्या है ना, मुझे चूल्हे पर खाना बनाने की आदत नहीं है ना। बहू वो तो मुझे पता चल ही गया है कि तुझे गैस के बारे में कितना पता है। अब सरला खुद से ही खाना बनाती है, लेकिन इधर रूबी अपनी सास से मिट्टी मंगवा कर चूल्हा बनाती है और अगली ही सुबह से खाना पीना बनाने में लग जाती है। लेकिन सरला के घर से धुआं उठता देखकर सबको लगता है कि सरला के घर में आग लग गई है।
सरला, ओ सरला, जल्दी निकल बाहर। बहू कहाँ है तेरी? मैंने पानी वाली गाड़ी को फोन लगवा दिया है। लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? किसके घर में आग लगी है? सरला कैसी बातें कर रही है? तेरे ही घर में तो आग लगी है। मेरे घर में आग लगी है और मुझे ही पता नहीं है? जरूर मेरी गांव के उस गवार बहू ने ही कुछ नया कांड किया होगा। अब सरला और विमला आंगन में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रूबी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। ये क्या? यहाँ तो तेरी बहू चूल्हे पर खाना बना रही है और वहाँ पूरे मोहल्ले के लोग तेरे घर के बाहर इकट्ठा हो रखे हैं। बहू, तुझे किसने कहा था कि चूल्हे पर खाना बनाना है? ये शहर है, कोई गांव नहीं। विमला, चल चलकर पहले लोगों को बताते हैं कि यहाँ कोई आग नहीं लगी है। अब सरला और विमला घर से बाहर आती है और लोगों को बताती है कि उनके घर में कोई आग नहीं लगी है। और लोगों के जाने के बाद विमला सरला के घर में आती है और सरला की बहू रूबी से कहती है, बहू, तूने किचन तो बहुत अच्छा बना रखा है। क्या बात है, एकदम गांव की याद आ रही है। बहू, ये सब क्या है? पूरा घर धुएं से काला पड़ जाएगा। तुझे कितनी बार कहा है कि ये गांव नहीं शहर है। अरे सरला, तेरी बहू ने तो देख कैसे मसाले अपने हाथों से पीसे हैं और चूल्हे का खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। बहू, थोड़ा सा मेरे लिए भी आलू की सब्जी दे दियो। बहू, ये सब काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। और तूने ये रोटियां किसी बर्तन में क्यों नहीं रखी? अरे गांव की रसोई तूने देखी नहीं है? चूल्हे पर ही रोटियां रखते हैं बना बना कर। सरला तो अपनी बहू के आंगन में मिट्टी का चूल्हा देखकर परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो भी अपनी बहू को कुछ नहीं बोलती। देर शाम रूबी अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी, सुबह के लिए आटा नहीं है, बताइए गेहूँ कहाँ है? साफ कर दूं ताकि वो आएंगे तो पिसवा लेंगे। कौन सा गेहूँ और कौन सा आटा? बहू, यहाँ बना बनाया आटा आता है। तुझे कोई गेहूँ साफ करने की जरूरत नहीं है। माँ जी, तभी तो यहाँ इतनी बीमारियाँ हो रही हैं। लोगों को पैकेट वाली चीजें खाने की आदत जो है, और वो अच्छा ही तो नहीं होता। बहू, तेरा कहना ठीक है, लेकिन किया भी क्या जा सकता है? सरला को अपनी बहू के हाथों का खाना बहुत पसंद आने लगता है, क्योंकि चूल्हे पर बना खाना वाकई अच्छा था। लेकिन अब रूबी घर का सारा काम करने के बाद चूल्हे की राख से बर्तन धो रही थी। तभी सरला अपनी बहू को ऐसा करते देखकर कहती है, बहू, ये क्या कर रही है तू? चूल्हे की राख से बर्तन धो रही है? माँ जी, गांव में तो इसी से हर कोई बर्तन धोता है। आप कभी गांव में रही नहीं हो ना, इसलिए आपको इन सब के बारे में पता नहीं है। बहू, इसे तो कितना भी पानी से धोएगी तो भी ये साफ नहीं होगा। अब कुछ देर बाद ही सरला देखती है कि रूबी ने सारे बर्तन एकदम अच्छे से साफ कर दिए हैं और वो बहुत चमक रहे थे। लेकिन रूबी सरला को कहीं दिखती नहीं और अब वो हॉल में टीवी देखने बैठ जाती है। इधर घर के बाहर रूबी गाय का गोबर अपने हाथों से उठाकर ला रही थी। ये देखकर विमला रूबी से कहती है, बहू, तुझे बदबू नहीं आ रही? ये गांव के गाय भैंस थोड़ी ही हैं जो चारा खाते हैं। इनका गोबर तो बदबू देगा ही। अब तो मैं सरला के घर का एक गिलास पानी भी ना पीऊं। छी, कितना बदबू मार रहा है। अब रूबी उसी गोबर से अपने आंगन में बने चूल्हे को लीपने लगती है और जब सरला को बदबू आने लगती है तो वो हॉल से आंगन में आती है और देखती है कि रूबी गोबर से चूल्हा लीप रही थी। उसे देखकर रूबी की सास रूबी से कहती है, बहू, छी, ये क्या है? तूने गाय की टट्टी से चूल्हा को लेपा? माँ जी, भले ही इसमें से बदबू आ रही हो, लेकिन मैंने इसमें मिट्टी मिलाई है और ये गोबर है, कोई टट्टी नहीं। अब देर शाम सरला विमला और विमला के घर वालों को खाने पर बुलाती है, लेकिन विमला आते ही सरला से कहती है, अरे सरला, मुझे तो भूख नहीं है, इन लोगों को खिला दे। वैसे खाना तो तेरी बहू ने ही बनाया होगा। हाँ, बहू ने सारा खाना बनाया है और देख, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। वैसे तेरे घर से बदबू नहीं आ रही है। वो मैंने देखा था ना तेरी बहू को गोबर लाते हुए, वो भी हाथों से। अरे वो तो गांव में तू देखती ही है कैसे लोग मिट्टी और गोबर से घर लीपते हैं। अब रूबी विमला के बेटे बहू को खाना खिलाने के लिए आंगन में चटाई बिछाती है और मटके में बनाई सब्जी और घी लगी हुई रोटियां देती है, जिसे देखकर और उसकी खुशबू से विमला सरला से कहती है, अब तो इतना कह ही रही थी, लगता है मुझे भी खा ही लेना चाहिए। तू तो अभी मना कर रही थी कि पेट भरा हुआ है। अरे खा लेती हूँ, बहू ने इतने प्यार से बनाया होगा। चल इन्हें खा लेने दे, उसके बाद हम दोनों बैठ कर खाएंगे। अब रूबी के हाथों का खाना खाने के बाद विमला का बेटा अमन रूबी से कहता है,
वाह भाभी वाह, क्या खाना बनाती हो अब यार। आपके तो हाथ को काट के म्यूजियम में रखनी चाहिए। कितना अच्छा खाना बनाती हो भाभी, मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने ऐसा अच्छा खाना खाया ही नहीं है। और तुम भी क्या देखे जा रही हो और खाए जा रही हो। तुम ना भाभी से सीखो, ठीक है, खाना बनाना। और भाभी जी आप इसको सिखा दीजिए कि रोटी अच्छी कैसे बनाते हैं। वो जली हुई रोटी दे देती है। ऑफिस जाता हूँ, लंच खोलता हूँ, जली हुई रोटी देख के सब मेरे से मजे लेने लग जाते हैं। इसलिए प्लीज भाभी सिखा दीजिएगा इसको। क्यों माँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बहू, मेरी बहू को भी थोड़ा खाना बनाना सिखा दियो। चल अब तुम दोनों जाओ और मुझे खाने दो। मुझे भी खाने की खुशबू से नहीं रहा जा रहा। ठीक है माँ, आप खाइए, अब हम लोग जाते हैं। चलो। अब विमला और सरला दोनों ही बैठकर एक साथ खाना खाते हैं और सरला विमला से कहती है, मेरी बहू भले ही शहर के तौर तरीके नहीं जानती हो, लेकिन जो भी आता है वो मेरी बहू की रसोई की जरूर तारीफ करके जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी बहू से। सच में सरला, तेरी बहू जैसी भी हो, लेकिन तेरी बहू के हाथों का खाना और उसकी रसोई मुझे बहुत पसंद आई। नीलम अपने कमरे में बैठकर आराम कर रही थी। तभी नीलम की बहू नव्या अपनी सास के पास आती है और उससे बोलती है, माँ जी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अब तो हद ही हो गई है आपकी लाडली बहुओं की। या तो अपनी बहुओं को समझा दो कि जब मैं खाना बनाऊं तो वो नहीं आएंगी, या फिर उनको ही रसोई संभालने को बोल दो। अरे पर हुआ क्या, तू इतना क्यों भड़क रही है? भड़कू नहीं तो और क्या करूं? जरा रसोई में जाकर रसोई और अपनी बहुओं की हालत को तो देखो। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है। ना जाने ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो इन पांचों का मुंह कभी बंद ही नहीं होता है। अब क्या था, नीलम भड़कते हुए रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि रसोई का बुरा हाल हो रखा है। रसोई का भी और उसकी चारों बहुओं का भी। कोई किसी के बालों को पकड़कर खींच रही है तो कोई बेलन और छलनी एक एक करके एक दूसरे पर मार रही है। ये देखकर नीलम का सर चकरा जाता है और वो अपने सर पर हाथ रखकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरी रसोई में? ना तो रसोई की सफाई है और ना ही इन सब में प्यार। देख लो अब आप अपनी आँखों से। माँ जी, अब तो आपको समझ ही आ गया होगा ना कि आखिर मैं क्यों चिल्ला रही थी। अब आप बताओ, इन सब में मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? हाँ बहू, तू सही कह रही है। काम्या, सुरभि, सपना, चंदा, ये सब क्या हो रहा है? तुम चारों इस तरह जंगली बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रही हो? माँ जी, मैंने सपना दीदी को कहा कि आज मैं रोहन जी के लिए खाना बनाऊंगी, पर ये है कि मेरी सुन ही नहीं रही। हाँ तो क्यों सुनूं मैं? अरे भाई, रोहन जी जितने तेरे पति हैं उतने मेरे भी पति हैं। रोहन जी न सिर्फ तुम्हारे पति बल्कि वो मेरे भी पति हैं और इसलिए मैं भी उनके लिए खाना बनाने आई हूँ। पर किसी को शायद पसंद नहीं कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा बनाऊं। खुद को तो कुछ आता नहीं बनाना, पर अगर कोई दूसरा बनाए तो उसमें भी टांग अड़ाने के लिए आ जाते हैं। किसको बोली तुम? अरे टांग मैं नहीं बल्कि तुम अड़ाने आई हो। तुमसे पहले मैं आई हूँ इस रसोई में, तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। देख रही हो माँ जी मुझसे कैसे बात कर रही है। ये उम्र में मुझसे छोटी है पर जुबान तो ऐसे कैंची की तरह चला रही है जैसे न जाने कौन सी 80 साल की बुढ़िया हो। बुढ़िया किसे बोला तुमने? इतना बोलकर सुरभि एक बार फिर बेलन उठाती है और काम्या के सर पर मारते हुए कहती है, क्योंकि रोहन जी की इकलौती बीवी तुम नहीं बल्कि मैं भी हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी उनके लिए खाना बनाऊंगी। समझी तुम? ओ हेलो, तुम चारों ये मत भूलो कि रोहन की बीवी मैं भी हूँ। और रही खाने की बात, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि रसोई का जिम्मा मैंने उठा रखा है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करके यहाँ से अपने अपने काम पर लग जाओगी तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से उन सब की एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और नीलम चाहकर भी अपनी बहुओं के बीच कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक रसोई को लेकर नीलम के घर में आए दिन लड़ाइयाँ होती। ऐसे ही एक दिन नीलम के घर उसकी पड़ोसन कमला आती है और नीलम अपनी छोटी बहू चंदा को चाय बनाने के लिए बोल देती है, चंदा बहू, जरा 2 कप चाय तो बना दे, बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का। और देखना तेरी आंटी भी घर आई हैं। हाँ माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चंदा अब अपनी सास की बातें मानकर रसोई में चाय बनाने चली जाती है तो वहीं कमला नीलम से बोलती है, नीलम बहन, तेरे तो भाग्य ही खुल गए ऐसी बहू पाकर। भले ही तेरे इकलौते बेटे की शादी 5 लड़कियों से हुई हो,
पर मानना पड़ेगा, तेरी पांचों बहुएं बहुत संस्कारी है। देख तो कैसे एक बार में ही मान गई। कमला बहन, तूने वो बात तो सुनी ही होगी ना कि जब एक तूफान आने वाला होता है तब सब कुछ थम जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये शांति तुझे ज्यादा देर देखने को नहीं मिलेगी। ये शांति तूफान के आने से पहले की शांति है। क्या मतलब? कमला खुद से ये बातें बोल ही रही थी कि तभी कमला के कानों में उसकी बहू के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ जी देख रही हो आप, ये चारों मुझे चाय नहीं बनाने दे रही हैं। अब पता चल गया मैं क्या बोलना चाह रही थी तुझे। और देखना है मेरे घर की शांति। आजा, मैं तुझे मेरे घर की शांति दिखाती हूँ। क्या हो गया, अब क्यों चिल्ला रही हो तुम? माँ जी, आपने मुझे चाय बनाने को कहा था ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? ये देखो, ये लोग मुझे चाय वाला बर्तन ही नहीं दे रहे हैं। मैं चाय कैसे बनाऊं? बहू, और भी तो बर्तन है, तू उसमें बना ले। माँ जी, वो जूठे हैं। तो उसको धो लेना। मैं नहीं धो रही। बर्तन धोने का काम मेरा नहीं है। जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। जब ये कहावत तुम्हें आती है तो तुम इस कहावत को मान क्यों नहीं लेती? तुम्हारा काम है रोटियां बनाने का, तो तुम अपनी रोटियां बनाना। चाय और रात का खाना मेरा है, तो मेरा काम मुझ पर ही छोड़ दो। मैं तुम पांचों और इस रसोई से बेहद परेशान हो चुकी हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि मैं तुम लोगों को घर से ही निकाल दूं, क्योंकि तुम पांचों ने तो अपनी शर्म को इस रसोई की गैस पर जला दिया है। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे बोलूं नहीं तो और क्या करूं? तुम ना तो समय देखती हो और ना ही ये देखती हो कि कोई घर पर आया है या नहीं। कमला आई है, तुम्हारी ये हरकत देख क्या सोच रही होगी? तुम पांचों ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। गुस्से में नीलम बाहर हॉल में चली जाती है और उसके पीछे कमला भी जाती है, जिसके बाद कमला नीलम को अपने सर पर हाथ रखे बैठे देखकर उससे कहती है, नीलम, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? अरे जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो होती ही है ना। आवाज आती है पर कोई बर्तन टूटता नहीं है। इनको देखकर तो कभी कभी लगता है कि ये बर्तन कहीं टूट ना जाए। मैंने इस घर को बहुत संजो के रखा था, पर अब नहीं लगता कि ये घर सही से चल पाएगा। मैंने अपने इकलौते बेटे के लिए शिव जी से 5 गुणों वाली बहू मांगी थी, पर शिव जी ने मुझे 5 बहू ही दे दी। सब ठीक हो जाएगा नीलम। कुछ ठीक नहीं होगा। अब मैं इन पांचों की एक रसोई को अलग कर दूंगी। इनकी रसोई अलग होगी तो कम से कम इनके बीच लड़ाई तो नहीं होगी ना, साथ ही इस घर में शांति तो बनी रहेगी ना। कमला और नीलम आपस में बातें कर रही थी, तो वहीं उन दोनों की बात नीलम की 5 बहू सुन लेती है, जिसके बाद वो रसोई में ही जाकर प्लान बनाती है। देखो, हम पांचों ने कहीं ना कहीं सच में माँ जी को बहुत हर्ट किया है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब एक रसोई के लिए लड़ना छोड़कर हम पांचों एक ही रसोई में मिलकर काम करेंगे, जिससे माँ जी को भी दिक्कत ना हो और वो हमसे खुश भी हो जाएं। पर ये कैसे पॉसिबल है? वो तो हमारी रसोई ही अलग करने की बोल रही है। मुझे एक आइडिया आ रहा है। अगर तुम सब मेरे अकॉर्डिंग चलो तो पहले की तरह सब ठीक हो सकता है। और वो क्या है? वो ये कि क्यों ना हम पांचों एक एक दिन करके अपनी रसोई को बांट लें। अब इसका क्या मतलब है? ओफो, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन नव्या दीदी रसोई संभालेंगी, एक दिन मैं, एक दिन सपना। इस तरह से हम पांचों अपनी रसोई को संभालते रहेंगे और फिर हम लोगों के बीच ना तो लड़ाई होगी ना इस घर में शोर होगा। सभी को सुरभि का ये आइडिया अच्छा लगता है और अब वो सब वैसा ही करते हैं जिस तरह से उन पांचों ने प्लान किया था। समय गुजरता है पर अब नीलम के घर में ना तो शोर होता और ना ही कोई हंगामा होता। अपने घर में इतनी शांति देखकर नीलम को ये शांति जरा भी हजम नहीं होती। ये देखकर नीलम अपनी 5 बहुओं के पास जाकर उनसे कहती है, तुम पांचों की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, हम सब ठीक ठीक हैं। वैसे माँ जी, आप ये क्यों पूछ रही हैं? तुम पांचों रसोई के लिए काफी दिनों से लड़ नहीं रही, बस इसीलिए। वो इसीलिए माँ जी, क्योंकि जब आप कमला आंटी से बात कर रही थी तो हम पांचों ने आपकी बात सुन ली थी, जिसके बाद हमने प्लान किया कि अब हम नहीं लड़ेंगे। सपना अब अपनी सास को सारी बात बता देती है। ये सुनने के बाद नीलम को बहुत अच्छा लगता है और वो उन सभी को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो अपनी 5 बहुओं से बोलती है, मेरी 5 बहू ये समझ ही गयी कि मेरी 5 बहुओं की एक ही रसोई है, इसीलिए वो अपनी एक रसोई में शांति से काम करती हैं।